नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ आज आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर करूंगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कितना सही है और कितना गलत। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि गुड़गांव जो कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का तेज़ी से डेवलपमेंट होता हुआ एक सिटी है और जहां की ग्रोथ रेट की बात करें तो जो टॉप सिटीज़ हैं इंडिया के उनमें से एक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, चाहे वो एफडीआई की बात हो, चाहे वह हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनकी बात हो। तो क्या ये सही है? क्या ये लोग सही में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सबसे पहले यदि हम इस वीडियोज़ में जो सारी बातें करेंगे, मैं पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगा, काफ़ी सारे एपिसोड्स इस टॉपिक पर बन सकते हैं और वो मैं बनाऊँगा यदि आपकी डिमांड रही तभी। कमेंट बॉक्स में लिखना यदि एपिसोड आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है तो। सबसे पहले हम इस वीडियो में जाने से पहले हम रूट्स तक पहुंचेंगे कि गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट कब जंप करना स्टार्ट किया। हम वहाँ से बात करेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आता हुआ चला जाएगा कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही है, और सही है तो हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं किस लोकेशन में मिलती हैं आपको मैं वो भी बताऊंगा और फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, कुछ आंकड़ों के साथ बताऊंगा। ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो ही बोल दिया, क्योंकि अपने व्यूज़ शेयर करते हुए उनका कुछ आधार भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन में आया और वो बोला और आप लोग उसे स्वीकार करें ही करें, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी। क्योंकि यदि मैं अपनी बात सही ढंग से पहुंचा ही नहीं पा रहा तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। तो गुड़गांव के रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ जो इसकी तेज़ी से ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1983 से। 1983 क्यों? वो तब जब मारुति कंपनी ने यहाँ पर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर स्थापित की थी। इसे पहले कर चुकी थी वैसे, बट वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, वो सिर्फ असेंबलिंग यहाँ पर हो रही थी। और जब यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो एक स्किल्ड लेबर की आवश्यकता हुई, वहाँ पर अच्छे सैलरीड लोग आए और यहाँ पर स्टार्ट होती है प्लॉट्स की डिमांड। वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ऐसा नहीं है कि मारुति ही पहले आई, ऑटोमोबाइल्स कंपनी में हिंदुस्तान लिमिटेड पहले से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, बट उसकी जो सेल्स हैं वो लिमिटेड थी। इस वजह से यहाँ पर उसका बहुत बड़ा फ़ायदा गुड़गांव को नहीं मिल पा रहा था। जी हाँ, हिंदुस्तान मोटर्स वही कंपनी जिसकी एम्बेसडर कार आती थी, और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने नाम से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा जानी जाती हैं, और इसमें हिंदुस्तान कंपनी का नाम भी एक था। अब यहाँ के काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने गुड़गांव को यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प की। उनमें जोग्राफिकल इसकी लोकेशन भी हम कह सकते हैं, और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं। जैसे जैसे हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे हम उसके ऊपर डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब गुड़गांव के विकास की बात हो रही हो और हम दिल्ली का नाम ना लें, ये तो बहुत गलत होगा, नाइंसाफ़ी होगी दिल्ली के साथ। क्योंकि यहाँ के जो पहले के इन्वेस्टर हैं, जिनके फादर, जिनके ग्रैंडफादर, जिन्होंने दिल्ली के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया था, और वो ही लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुड़गांव के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का महत्व पता है। उनको मालूम है कि उस टाइम पर कितने जो अमाउंट वहाँ पर पे किए गए थे एक प्रॉपर्टी को ख़रीदने में, और आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। और उनको वही लगता है कि जो कभी दिल्ली होती थी आज वही गुड़गांव है, उसी स्टेज पर है, और ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए बहुत सारे क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली की, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया यहाँ तक गुड़गांव को पहुंचने में। क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,297 स्क्वायर माइल है, और वहीं गुड़गांव में ये 1241 पर स्क्वायर मील है। आप आइडिया लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डेंसिटी का, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो वहाँ तो बिज़नेस भी ज़्यादा चलेंगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं? देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, हम एक रख के चलते हैं 5 लाख से और 20 लाख तक की जो एनुअल इनकम जिन परिवार की है, उन लोगों ने गुड़गांव को टारगेट क्यों किया, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्यों ख़रीदना चाहते हैं? उसके सबसे बड़ी वजह यही रही कि जो दिल्ली के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, जो डेंसिटी है वो रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ पर
जो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। और हमेशा एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का ये एक सबसे बड़ा फंडा होता है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर मेरे बराबर के लोग ज़रूर रहें, यहाँ पर हम काफ़ी सारी एमिनिटीज़ यूज़ कर पाएँ और जिसका बजट यानी कि जितना हम दिल्ली के अंदर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे कम वैल्यू में हम कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएँ और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी हो। तो ये जब सब कुछ मिलाकर देखते हैं देन गुड़गांव एक मात्र चॉइस बच जाता है वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए। और रही सही कसर पूरी कर दी केजरीवाल जी ने, वहाँ के सीएम ने, क्योंकि हर एक पार्टी की अपनी एक लाइन होती है, अपना एक एजेंडा होता है और उसी पर उसको चलना होता है, क्योंकि उसके जो वोटर हैं वो हमेशा एक टारगेटेड, जैसे एक टारगेटेड ऑडियंस होती है हमारी, तो वैसे उनके टारगेटेड वोटर हैं और उनको वहीं तक पहुंचना है। उनको मालूम है कि जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनको वोट बहुत कम करने वाले हैं, बट हाँ वो लोग करने वाले हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसलिए उन्हीं को टारगेट करेंगे। और वो फ्री के चक्कर में वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया कि जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। जो लोअर क्लास हैं वो ज़्यादा बढ़ते चले गए और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो कम होते हुए चले गए। और वहाँ पर कभी भी लोअर एंड मिडिल क्लास नहीं रहना पसंद करेगी। हाँ, अब बहुत ज़्यादा जो पोश एरिया हैं वहाँ पर उनका बजट नहीं है, क्योंकि दिल्ली के जो पोश एरिया हैं उनके लिए जितना बजट चाहिए उतना तो कुछ परसेंट यानी कि डबल डिजिट में भी वो लोग नहीं आते, सिंगल डिजिट में आते हैं, इसलिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है। अब एक और फैक्टर जो गुड़गांव को यहाँ तक लेकर आया है वो है डीएलएफ। मैं सभी के बारे में बात करूंगा, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। तो इस जो डीएलएफ की यदि मैं बात करूं तो डीएलएफ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। फ्यूचर में क्या रहने वाला है यदि मैं इसकी बात करूं, देखिए गुड़गांव ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लैंड बैंक की बात करूँ तो वो डीएलएफ है। जी हाँ, 10,000 एकड़ से ऊपर इनके पास अपना लैंड बैंक है, जिसमें 51% इनका दिल्ली एनसीआर के अंदर है और उसमें ज़्यादातर गुड़गांव के अंदर। अब यदि मैं न्यू गुड़गांव की बात करूं, मैं काफ़ी टाइम कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट करता हूं तो मैं ऐसे ही पैरामीटर्स देखता हूं और जब मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ लोकेशंस किस आधार पर बोलता हूं। और 4,000 एकड़ एरिया में डीएलएफ अपने प्रोजेक्ट फ्यूचर में नेक्स्ट 10 ईयर्स में लॉन्च करेगा। अब आप आइडिया लगाइए कि उस लोकेशन के रेट कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप जब देखते हो 2 या 3 फेज में लॉन्च होता है तब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उस रेट का कितना गैप होता है। मानता हूँ रीसेल में उतना नहीं होता जितना बिल्डर का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिड पॉइंट होता है जहाँ पे वो रेट होता है रीसेल में एक्चुअल रेट। तो जो स्टार्टिंग में जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उनका एक अच्छा प्रॉफिट, एक मार्जिन बन चुका है। अब आप लगाइए कि जो 2 या 3 फेज में बंदा इतना पैसा बना सकता है, तो जो 4,000 एकड़ में टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, अलग अलग फेज में होंगे, तब उनका रिटर्न क्या होगा। सो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, बट हाँ नेक्स्ट टाइम फिर से हम जो बचे हुए वो फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, और अपने ग्रुप्स में शेयर करना कभी ना भूलना। यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके जो जानने वाले हैं उनके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, तो ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।